सिद्धांत आज हम पढ़ रहे हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। और संयोजकता बंध सिद्धांत संकुल यौगिकों में दिया था पॉलिंग के द्वारा। ये संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या आवश्यकता हमें महसूस हुई, तो देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत से हम किसी संकुल यौगिक के संकरण की जानकारी करते हैं। उसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि वह संकुल यौगिक में कौन सा संकरण है। और जब संकरण हमें प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जियोमेट्री क्या होगी, ज्यामिति। स्क्रीन पे नहीं लिखे बेटा, अर्थात ज्यामिति मतलब उसकी संरचना, स्ट्रक्चर क्या होगी। तीसरी बात हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि उस संकुल यौगिक की प्रकृति क्या होगी, नेचर। वह हमारा अनुचुंबकीय होगा या वह संकुल यौगिक हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। एक रंग भी हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि वो रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा। वैसे रंग को जो समझाएगा अच्छी तरीके से, रंग की जो व्याख्या करता है वो CFT करता है हमारा, लेकिन इसके द्वारा भी हम रंग का निर्धारण कर सकते हैं कि वो रंगीन है कि रंगहीन है। इसके अलावा वो हमारा उच्च चक्रण संकुल है कि निम्न चक्रण संकुल है, इसका भी हम पता लगाते हैं BBT सिद्धांत के द्वारा। और यही आपके इस BBT सिद्धांत से प्रश्न होंगे। आपसे उसमें संकरण पूछा जा सकता है, आपसे उसमें उसकी संरचना पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, और आपसे पूछा जा सकता है कि उसका रंग क्या होगा, रंगहीन होगा कि रंग युक्त होगा, और आपसे पूछा जा सकता है कि वो उच्च चक्रण संकुल होगा कि निम्न चक्रण संकुल होगा। तो इनमें से यदि कोई भी प्रश्न हमारे पास आता है तो उसका आंसर हम BBT सिद्धांत के द्वारा ही दे सकते हैं, जो कि समझाया था पॉलिंग के द्वारा। अब इसके कुछ निम्न बिंदु थे, तो कौन कौन से बिंदु थे। नंबर 1, संकुल यौगिक में हमारा होता है केंद्रीय धातु परमाणु। एक एक पॉइंट को आप ढंग से समझिए। केंद्रीय धातु परमाणु, जो मेटल होती है इसकी सेंटर मेटल, वो केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु आयन बनाता है। तो मेटल है वो आयन की फॉर्म में आ जाता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, उप सह संयोजन संख्या। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उस उप सह संयोजन संख्या के अनुरूप कोऑर्डिनेशन नंबर के
बराबर धातु परमाणु, या फिर वो आएगा आपके आयन की फॉर्म में, तो या तो परमाणु के रूप में होगा उदासीन, या आयन की फॉर्म में होगा, तो वो उपसहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। वो आपकी कक्षक एस कक्षक हो सकती है, पी कक्षक हो सकती है, डी कक्षक हो सकती है, जितनी उसको आवश्यकता है, जितने उसको उपसंयोजक बंध बनाने हैं उसके अनुरूप वो रिक्त कक्षक उपलब्ध करवा लेगा। ये रिक्त कक्षकें समान ऊर्जा की हो जाती हैं, और समान ऊर्जा की जो कक्षकें हमको प्राप्त होती हैं उनको बोलते हैं हम संकृत कक्षकें। तो संकृत कक्षकों का ये निर्माण कर लेती है। अब जब संकृत कक्षकों का निर्माण हो जाएगा तो लिगेंड जो है हमारे, वो लिगेंड इन रिक्त कक्षकों के साथ उपसह संयोजक बंध का निर्माण कर लेंगे। उपसह संयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। इस आधार पर कौन कौन सी कक्षकें इसमें भाग ले रही हैं उसके आधार पर फिर हम उसमें संकरण ज्ञात कर लेंगे। और संकरण ज्ञात जब हमको हो जाएगा तो उसकी स्ट्रक्चर हमको आ जाएगी, उसकी संरचना आ जाएगी, क्योंकि संकरण के ऊपर उसकी ज्यामिति डिपेंड करती है, संरचना निर्भर करती है। इसके बाद बात आती है कि जो कक्षकें भाग ले रही है उसमें यदि दो कंडीशन होगी, आंतरिक डी कक्षक, और आंतरिक डी कक्षक कौन सी होगी, ध्यान देना, n-1d। यदि उस संकरण में n-1d कक्षक भाग ले रही है तो वह संकुल कहलाएगा हमारा निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल, जिसे हम आंतरिक कक्षक संकुल के नाम से भी जानते हैं। उसे हम निम्न चक्रण संकुल भी कह सकते हैं और उसे हम आंतरिक कक्षक संकुल भी कह सकते हैं। और यदि बाह्य डी कक्षक, और बाह्य डी कक्षक होती है हमारी एन डी कक्षक, संकरण में भाग ले रही है तो वह संकुल होगा हमारा उच्च चक्रण संकुल, जिसे हम बाह्य कक्षक संकुल भी कहते हैं। तो इस प्रकार बीबीटी सिद्धांत के माध्यम से हम निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह संकुल यौगिक होगा रंगीन, कलरफुल। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह संकुल होगा रंगहीन, जिसकी व्याख्या CFT के अंतर्गत हम करते हैं डी संक्रमण से। ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको इतना सा याद रखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा रंगीन होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह रंगहीन होगा। और अगला लास्ट पॉइंट आपका बचता है कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय, क्योंकि उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त नहीं होता। जब चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से व्यक्त करते हैं और चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य आ जाता है तो वह संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा। और चुंबकीय आघूर्ण जो हम निकालते हैं म्यू का मान, वो हम निकालते हैं, इसके लिए सूत्र होता है N+2 बोर मैग्नेट, इसकी इकाई होती है Bm। तो ये आपका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है। N क्या है यहाँ पर? तो N होते हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त होगा, और शून्य होगा तो वो होगा हमारा प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में आ गई तो समझिए आपका संयोजकता बंध सिद्धांत हो गया, कुछ नहीं बचा इसके बाद। नंबर पहली बात, संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा हम संकरण, ज्यामिति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, रंगीन है कि रंगहीन है, उच्च चक्रण संकुल है कि निम्न चक्रण संकुल है, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बीबीटी लगाते कैसे है संकुल यौगिक में, अप्लाई कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरणांक निकाला जाएगा, उसके आधार पर उस धातु आयन होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद उसकी उपसहसंयोजन संख्या के बराबर धातु परमाणु या आयन जो होगा वो रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। वो रिक्त कक्षक हमारी S हो सकती है, P हो सकती है, D हो सकती है। ये रिक्त कक्षकें जो बनती है वो समान ऊर्जा की होकर के संकृत कक्षकों का निर्माण करती हैं। ये संकृत कक्षकें लिगेंड के द्वारा उप सह संयोजक बंध का निर्माण करती है। संकरण प्रकार हमको प्राप्त होता है, संकरण के आधार पर उसकी संरचना ज्ञात कर लेते हैं, और यदि हमारी N-1D कक्षक भाग ले रही है तो निम्न कक्षक संकुल का निर्माण होता है, और ND कक्षक भाग ले रही है तो उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। इसके अलावा कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उसमें बच रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उसमें है तो वह हमारा कैसा होगा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा और रंगीन होगा। अब यहाँ पर एक नोट और आपको याद रखना है, और वो नोट क्या है कि आपका NH3 लिगेंड कॉमा
एथिलीन डाइएमीन, कॉमा CN और कॉमा CO, ये आपके प्रबल लिगेंड होते हैं। इनके अतिरिक्त और जो लिगेंड होंगे वो दुर्बल लिगेंड होंगे। अब हमको बीबीटी को अप्लाई करना है, बीबीटी हमको लगानी है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम बीबीटी निकालते हैं। जैसे आपको बेटा दे दिया, एक संकुल यौगिक दे दिया, क्या दे दिया, K4 FeCN का होल 6। इस संकुल यौगिक में हमको क्या निकालनी है, बीबीटी। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात तो आपका जो सेंटर एटम है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। ऑक्सीकरण अंक निकालोगे, 4 पोटेशियम के 4 हो गए, Fe को X मान लिया, 6 लिगेंड है, लिगेंड पर -1 चार्ज है, इक्वल टू 0, 4 + X -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 6 माइनस हो गया 4, तो X इक्वल टू आ गया +2। अर्थात यहाँ पर Fe जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, पहली चीज। दूसरा, इसका IUPAC नाम। देखिए यहाँ पर IUPAC नाम की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये बीबीटी आपसे इस तरीके से पूछ लेता कि बताइए पोटेशियम हेक्सा साइनो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड में बीबीटी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड का सूत्र क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। ओके, जल्दी से बोलिए। अब इसके बाद क्या करना है हमको, सेंटर परमाणु कौन है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। परमाणु क्रमांक होता है इसका 26। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। अक्रिय गैस आ गई इसमें आर्गन, 18 तक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। उसके बाद आती है आपकी 3D के बाद आती है 4s, 18 और 2 20 और 6 इलेक्ट्रॉन बचे, वो आ गए आपके डी में। ये हो गए आपके 26। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन चूंकि Fe जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखना है वो +2 का लिखना है। और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रह गए 24, और 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d6, और S से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो 4s में हो जाएंगे आपके पास 0। 2 इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिए। अब आपको पता है 3d 4s, 4s के बाद कौन सी कक्षक आती है, 4p, और 4p में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0।
अब आपको डी कक्षक बनानी है। डी उपकोष में 5 कक्षक होती है, आपको 5 कक्षक लिखनी है। 1 2 3 4 और 5। एक 4s है आपके पास और 3 4p है। ये हो गई आपकी 3D, ये हो गई आपकी 4s और ये हो गई आपकी 4p। 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, d में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6। आप इसके अंतर्गत 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे। 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम 11th क्लास में आपने पढ़ा था। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद उनका युग्मन होता है। 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 के बाद छठा इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया। अब हमारे पास वैकेंट कक्षक कितनी है? 4। जबकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? CN नंबर आप यदि यहाँ पर देखते हो तो 6 लिगेंडों के द्वारा 6 बंध बनाए जाएंगे, इसलिए हमको कितनी रिक्त कक्षक चाहिए? 6। जबकि हमारे पास कितनी कक्षक है यहाँ पर? 4। चूंकि ये जो CN लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड है, जो कि आपको मैंने ऊपर बता दिया है, प्रबल लिगेंड लिख दिए थे। CN आपका कौन सा लिगेंड हो गया? प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर युग्मन हो जाता है। ये ध्यान रखना, प्रबल लिगेंड होने पर वो हुंड के नियम का पालन करता ही नहीं है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं सीधे सीधे कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन का युग्मन करोगे तो यहां डी के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दीजिए। समझना भाई, बिल्कुल ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। एक भी जगह आप चूक गए, डीबीटी आपका चला जाएगा। माइनर भी मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये युग्मित हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 आपके 3 कक्षक में भर गए, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, तो 3 कक्षक भर गई। उससे 2 कक्षक हमारे पास वैकेंट आ गई। अब 2 तो हमारी डी की खाली हो गई, 1 एस की खाली हो गई और 3 रिक्त हो गई आपके पी की। सिंपल सी बात है गई ना। अब हमारे पास 6 कक्षक खाली हो गई, तो इन 6 रिक्त कक्षक में जो हमारा लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उप सह संयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। लिगेंड कौन थे हमारे पास? लिगेंड थे हमारे पास NH3। तो 6 हमारे पास क्या थे? NH3 थे कि CN थे? CN। तो आप क्या लिखोगे? CN। जो लिगेंड आपके बंध बना रहे हैं वही लिगेंड आप लिखोगे। यहाँ पर 6 CN के द्वारा 6 रिक्त कक्षकों को अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर 6 लिगेंडों ने उपसह संयोजक बंध का निर्माण कर लिया। इस प्रकार एक एक रिक्त कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन CN के द्वारा दे दिए गए। तो इससे क्या ज्ञात हुआ? इससे ये ज्ञात हुआ कि इसमें एक तो हमारी S कक्षक भाग ले रही है, 2 D ले रही है तो D2 हो गया, 1 S ले रही है और 3 P ले रही है, तो संकरण हो गया D2sp3। अब संकरण का हमको पता चल गया। जैसे ही संकरण का पता चला D2sp3, तो इसकी ज्यामिति हमको पता चल गई। D2sp3 में अष्टफलकीय संरचना होती है, ये इसकी ज्यामिति का पता चल गया। अब इसमें D कक्षक कौन सी भाग ले रही है? तो आप देखो
एन का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 4 है, एन का मान कितना है 4, तो डी कौन सी आ रही है, एन माइनस 1 डी आ रही है, क्योंकि एन का मान 4 रखोगे, 4 में से 1 गया, कितना बचा आपके पास 3D। और देखिए यहाँ पर डी कौन सी भाग ले रही है 3D, इसका मतलब n माइनस 1D कक्षक भाग ले रही है, इसलिए कौन सा संकुल बना, ये बना निम्न चक्रण संकुल। क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई आपके पास 0, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 आ गई, इसका मतलब ये संकुल यौगिक कैसा है, रंगीन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या प्राप्त होगा 0, तो कैसा है, प्रति चुंबकीय है। तो उपरोक्त संकुल यौगिक में D2sp3 संकरण है, अष्टफलकीय ज्यामिति है, निम्न चक्रण संकुल यौगिक का निर्माण हो रहा है, रंगहीन है और प्रतिचुंबकीय है, और जब आप इसकी संरचना बनाओगे तो आसानी से इसकी संरचना बना सकते हो। अष्टफलकीय संरचना आपने बनाना खूब अच्छी तरीके से सीखा है। सेंटर परमाणु कौन है, इसमें Fe के साथ 6 लिगेंडों के द्वारा 6 अवशेषक बंध का निर्माण हो रहा है, ये आपका 6 अवशेषक बंध हो गए, ये जी, इन पर 6 CN लिगेंड ये आपने जोड़ दिए, ये आपने बड़ा कोष्टक लगा दिया, और यहाँ पर आपके क्या है K4, ये इसकी अष्टफलकीय संरचना बन गई। इस प्रकार हम किसी संकुल यौगिक में BBT ज्ञात करते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हो। फिर बता देता हूं एक बार और आपको, अभी काफी सारे एग्जाम्पल इसके करवाने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल भी आपको प्रेशर में नहीं आना है, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल रिलैक्स होकर के इस टॉपिक को देखिए। एक बार फिर प्ले कर रहा हूं आपको, और इस टॉपिक की वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, केवल इस टॉपिक की, बीबीटी वाले टॉपिक की ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंच जाएगी जल्दी ही। एक बार फिर सुन लीजिए, बीबीटी सिद्धांत के प्रतिपादक पॉलिंग, यह सिद्धांत संकरण, ज्यामिति, उसकी प्रकृति, रंग, उच्च चक्रण है कि निम्न चक्रण संकुल है, इनके बारे में जानकारी देता है। कैसे अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन की फॉर्म में आता है, और उसके अनुरूप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। उपसहसंयोजन संख्या के बराबर धातु परमाणु जो है वो रिक्त कक्षकें उपलब्ध कराता है, वो S हो सकती है, वो P हो सकती है, वो D हो सकती है। ये रिक्त कक्षकें समान ऊर्जा की होकर के संकरित कक्षकों का निर्माण करती हैं। ये रिक्त कक्षकों के साथ लिगेंड अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इसके आधार पर संकरण निकाला जाता है, संकरण से उसकी ज्यामिति निकाली जाती है। यदि संकरण में N-1D कक्षक भाग लेती हैं तो वह संकुल हमारा निम्न चक्रण संकुल कहलाता है, और ND कक्षक भाग लेती है तो वह संकुल उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वो रंगीन होता है और अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान हम म्यू बराबर √N+2 Bm बोर मैग्नेट के द्वारा ज्ञात करते हैं, जहां पर N अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जब भी कोई प्रबल लिगेंड होता है NH3EnCnCO, तो प्रबल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि वो हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम का पालन नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था K4FeCN का होल 6,
जिसमें सबसे पहले हमने Fe का ऑक्सीकरणांक निकाला। Fe का ऑक्सीकरणांक +2 आया। इसके आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। क्योंकि CN प्रबल लिगेंड था इसलिए D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। युग्मन होने से 2 तो D कक्षक खाली हो गई, एक S हो गई और 3 P हो गई। क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था इसलिए हमको 6 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता थी। 6 रिक्त कक्षकों के साथ CN ने अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के बॉन्ड का निर्माण किया। इस प्रकार 2 D कक्षक, एक S और 3 P कक्षकों ने भाग लिया, इसलिए इसमें संकरण आया D2sp3 और D2sp3 संकरण में ज्यामितीय अष्टफलकीय होती है। आंतरिक D कक्षक n-1 D भाग लेने के कारण